नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यागी आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने 3 लेक्चर आपको जैव प्रक्रम के बारे में दे चुका हूं और आज हम लोग नेक्स्ट वीडियोस देखते हैं क्लास 10 का जैव प्रक्रम चैप्टर से, जो कि हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। एंड आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो सकता है या तो इसी वीडियोज में इस चैप्टर का समाप्ति हो जाए या फिर एक और कर सकते हैं लेक्चर देना पड़ेगा और उतना में हमारा चैप्टर ये हो जाएगा खत्म। थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, बोर्ड की एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं तो हमें लंबा और कर सकते हैं कि ये ऐसा कर लेना चाहिए तैयारी जिससे कि मुझे नंबर लाने से कोई रोक ना सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पीछे बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा हो गई है। आपको एक और चीज बता दें कि हर चैप्टर को जब समाप्त हो जाएगा तो इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाया जाएगा एंड कह सकते हैं कुछ आंसर टाइप कि कह सकते हैं लॉन्ग आंसर भी बनाने लायक क्वेश्चन जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। आपसे तब तक रिक्वेस्ट आएगा कि हमारी जो चैनल है यूट्यूब उसको सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे। अब देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। मैंने कल ही बता दिया था कि श्वसन होता क्या है, यानी कि ऊर्जा का कह सकते हैं कि एक तरह से बदलना हमारा श्वसन कहलाता है। अब कल ही मैंने बताया था कि श्वसन और सांस लेना दोनों में अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। देखते हैं आज हम लोग अपने टॉपिक से कि आखिर दोनों में अंतर किस प्रकार होता है। कुछ लोग कहते हैं सर सांस लेना एवं श्वसन दोनों एक ही चीज है, तो उनके लिए मैं आज जवाब दूंगा क्योंकि कल ही बोला था कि मैं डिफरेंस जरूर बताऊंगा। तो चलिए हम लोग बोर्ड के माध्यम से देखते हैं कि क्या दोनों में डिफरेंस है। देखिए, इधर मैंने लिखा हुआ है श्वसन एंड इधर लिखा हुआ है सांस लेना। ठीक है, सॉरी। अब देखिए, इसमें श्वसन का सबसे पहला हमने स्टेप लिया कि भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करना श्वसन कहलाता है। सबसे पहले मैंने तो श्वसन का डिफिनेशन ही दे दिया कि भोजन से ऊर्जा का निर्मुक्त होना ही हमारा क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। लेकिन सेकंड अगर देखें सांस लेना को, तो O2 को ग्रहण करना, O2 को ग्रहण करना या CO2 को बाहर निकालना सांस लेना कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है एंड CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि मैंने कहा यहाँ पे कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, दैट्स मीन्स सांस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड टॉपिक पे देखते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी श्वसन की जो विधि है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यहाँ पे मैंने लिखा कि यहाँ ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है, अर्थात जो हम लोग श्वसन लेते हैं या फिर श्वसन करते हैं उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, बट सांस लेने वाले में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इसमें मैंने लिखा कि इसमें फेफड़े मदद करते हैं, अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि जो हम लोग सांस लेते हैं यानी कि जो हमारी सांस लेते हैं उसमें हम लोगों का जो फेफड़ा होता है वो वर्क करता है या फिर कह सकते हैं मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, हमने दोनों में डिफरेंस बता दिया। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कहा कि श्वसन में क्या होता है भैया कि जो ऊर्जा होता है भोजन से निर्मुक्त होता है। सेकंड पॉइंट मैंने कहा कि जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। एंड थर्ड हमने कहा कि इसमें ऊर्जा क्या होता है भैया, तो मैंने कहा देख ऊर्जा का निर्माण होता है। एंड सांस लेना में मैंने कहा कि सबसे पहला कि O2 को हम लोग लेते हैं एंड CO2 को छोड़ देते हैं, इसमें ऊर्जा नहीं बनता है। एंड लास्ट टॉपिक मैंने कहा कि भैया इसमें फेफड़े मदद करते हैं। ठीक है, खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग के भैया श्वसन पथ किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, श्वसन पथ पे चलते हैं। अब श्वसन पथ का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि श्वसन का रास्ता जो होता है, जो पथ होता है, अर्थात कह सकते हैं पाथ या पथ दोनों एक ही चीज है जिसको हिंदी में रास्ता कहा जाता है। ग्लूकोज को पायरोट में बदलता है, यानी कि श्वसन पथ का काम क्या होता है, ग्लूकोज को किस चीज में भैया बदल देगा, पायरोट में। लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि पायरोट में बदलता कैसे है, तो इसमें एक क्रिया होती है जिसको कहा जाता है गाइलोकोलाइसिस। ठीक है, इस क्रिया की विधि से या फिर कह सकते हैं इस विधि से जो हमारा ग्लूकोज होता है या फिर कह सकते हैं ग्लूकोज जो होता है उसको किस चीज में चेंज कर दिया जाता है, पायरोट में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, अब कहेंगे सर कि ग्लाइकोलाइसिस पाया कहां पे जाता है,
होता कहाँ पे है या फिर लोकेटेड कहाँ पे होता है, तो कोशिका द्रव्य में इसको लोकेटेड मतलब होता है। ठीक है, ये पाया कहाँ जाएगा या फिर कहाँ पे लोकेटेड रहेगा, तो आपके कोशिका द्रव्य में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आता है हमारा श्वसन के प्रकार, अर्थात श्वसन जो होता है कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप, या फिर हिंदी बोले तो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है अवावयव श्वसन, या फिर जिसका नाम हम लोग देते हैं अनाक्षिक श्वसन। याद रखिएगा, दोनों नामों को याद रखना बाबू, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम या फिर कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम आपसे दोनों नामों में से किसी भी नाम पे मतलब टिप्पणियां मार सकता है या फिर टिप्पणियां लिखवा सकता है। ठीक है, याद रखना अवावयव जो श्वसन होते हैं इन्हीं को हम लोग अनाक्षिक श्वसन के नाम से भी जानते हैं, एंड वायवीय जो श्वसन होते हैं इन्हीं को आक्षिक श्वसन के नाम से भी जानते हैं। दोनों में डिफरेंस देखो, इसमें जो होता है O2 अनुपस्थित होता है। अब अनुपस्थित का मतलब क्या हुआ, अब बहुत सारे लड़के होते हैं, बहुत सारे भैया लोग होते हैं, इनको O2 कहेंगे सर अनुपस्थित का मतलब होता है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड वाले, तो भैया O2 का मतलब अनुपस्थित का मतलब होता है कि इसमें जो ऑक्सीजन होता है अनुपस्थित रहता है, अर्थात अब्सेंट रहता है। ठीक है, तो आप तो कहोगे सर तब आखिर हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन आपने कह दिया कि इसमें ऑक्सीजन ही अब्सेंट रहेगा, तो ये होगा किसमें भैया, ये होगा आपका ईस्ट में एंड मांसपेशियों में। अब जो ईस्ट होता है, ये ईस्ट क्या करता है अपने श्वसन में, जैसे वहां पे बताया था कि वो क्या करता था कि ग्लूकोज को पायरुवेट में बदल देता है, तो ठीक वही ये क्या करेगा, ईस्ट आपका पायरुवेट में चेंज हो जाएगा, और जब चेंज हो जाएगा तो इसमें दो चीज मिले होते हैं, एक हमारा होता है इथेनॉल एंड एक होता है CO2। ठीक है, ध्यान से सुनना, थोड़ा मतलब लेंदी हो सकता है क्योंकि अब यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है आपके मतलब कह सकते हैं कि अपर यूनिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ईस्ट होता है ये क्या करता है कि पायरुवेट में हो जाता है, और पायरुवेट में दो चीज मिलते हैं, इथेनॉल मिलता है और CO2 मिलता है, जो कि ये इथेनॉल जो होता है ATP का निर्माण कर देता है। अब ATP होता क्या है आएंगे हम लोग आगे देखेंगे जरूर। अब ऐसा वायवीय श्वसन में ये कहां पे श्वसन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होगा, एंड इसमें क्या क्या माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या रहेंगे भैया, तो CO2 रहेगा प्लस H2O होगा, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड होगा, प्लस में आपका वाटर होगा। तो जब ये दोनों मिलेंगे मतलब CO2 और H2O मिलते हैं तब कितने क्या बनता है, तो ATP बनता है। यहां भी ATP बना था, ध्यान देना, इथेनॉल के पास भी ATP बना था एवं CO2 प्लस H2O मिला है तब पर भी ATP बना। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जो अनाक्षीय श्वसन होता है इसमें ATP की संख्या 2 होती है। ध्यान देना, अवावयव जो श्वसन होता है इसमें ATP की संख्या 2 होती है, जबकि वायवीय या फिर अक्षीय श्वसन जो होता है इसमें ATP की संख्या 38 होती है, अर्थात मतलब 38 होती है। अब कहा था मैंने कि ATP को बताऊंगा कि ATP होता क्या है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग ATP क्या होता है। ATP का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ध्यान देना, इसको याद कर लेना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि हो सकता है आपको मतलब ATP का या फिर मतलब जब क्वेश्चन आएगा जब लिखने स्टार्ट करोगे तो ये पॉइंट बन जाता है ATP का फुल फॉर्म देने में। ठीक है, तो ATP का फुल फॉर्म थोड़ा कह सकते हैं इसका नाम अजीब ढंग का है, लेकिन कई बार 2-3 बार पढ़ेंगे ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे हम लोग नॉर्मली लोगों का जैसे नाम रख देते हैं वैसे कभी कभी कुछ चीजों का नाम रखने में थोड़ा दुविधा होती है, लेकिन उसी को 2-3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। जैसे देखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का ये फुल फॉर्म होता है। अब भैया आता है कि ATP बनेगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा। कहां पे बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब कुछ लोग होंगे जो कि कहेंगे सर ये माइटोकॉन्ड्रिया कंटिन्यू आ कहां से रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप अच्छे से नहीं जानते हो तो जाओ पीछे बैक यानी कि क्लास 9 का जो बुक है उसमें जाओ, जाकर पढ़ो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, या फिर मतलब कह सकते हैं कि सोसाइटियल बैग क्या कहलाता है, या फिर मतलब कह सकते हैं आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, ये सभी आपको वहां पे दिए गए हैं। ठीक है, आई होप मुझे आशा है कि आप लोग ये सब पढ़ के यहाँ पे आए होंगे। ये कहाँ पे बनता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ऊर्जा घर, या फिर कह सकते हैं ये इतना ज्यादा ऊर्जा बनाता है कि इसको हम लोग एनर्जी हाउस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलो अब देखो जो हमारी श्वसन विधि या फिर सांस विधि है इसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। तो सबसे पहला आता है नाक, दूसरा आता है मुख, तीसरा आता है एपिग्लोटिक्स, एंड चौथा आती है उपास्थियां। या फिर देखो उपास्थियां की कोई मतलब कह सकते गिनती नहीं होती है, कारण बताता हूं, क्योंकि उपास्थियां का मतलब होता है अस्थियों से थोड़ा सा नीचे। या फिर देखते हैं जैसे मान लीजिए आप कहीं मतलब जगह जगह पे होता है, जैसे मान लीजिए आपको जिला में SP होते हैं तो इनके नीचे एक तो इनके सहायक काम करते हैं जिनको कहा जाता है DSP। ठीक उसी तरीके से जो हमारा बोन्स होता है, तो बोन्स थोड़ा मतलब हर जगह तो बोन्स अवेलेबल नहीं, जैसे कि कह सकते हैं कि आपके दिमाग में, आपके माथे में
या फिर मतलब कह सकते हैं आपका जो माइंड होता है, माइंड में क्या मतलब हड्डियां होती है? नहीं होती है, नेवर, हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपको पता होगा कि वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा। और मैंने आपको एक वीडियो जब बनाया था उसमें कहा हुआ था कि हर चीज की मतलब कह सकते हैं कि कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन माइंड ऐसी चीज है कि उसमें फर्स्ट स्टेज में ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हड्डियां जहां पे नहीं पाई जाती वहां पे उपास्थियां पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि हड्डियों से थोड़ा सा वो लचीली होती है। ठीक है, तो अब देखिए आपसे पूछा जाता है कि नाक जो है कौन सा अंग है, तो भैया सांस लेने में इसका अंग जो है प्राथमिक अंग कहलाता है। मुख जो है, मुख का काम द्वितीय अंग में आता है। अब कभी मुख से हम लोग का क्या मतलब है कि द्वितीय अंग में आ गया? क्यों नहीं, बिल्कुल। आप कुछ समय के लिए नाक बंद करते हो, खाना जैसे खा रहे हो, तो खाना खाते समय नाक से थोड़ा ना आप सांस लेते हो, मुख से लेते हो। तो वही चीज का है कि नाक जो है प्रथम है, लेकिन जो मुख है सेकंड आता है। ठीक है, अब देखो एपिग्लोटिक्स क्या होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन के बारे में मैंने पिछली वीडियो से बताया था कि फूड पाइप एंड कह सकते हैं वाइंड पाइप किसे कहते हैं, वही कह सकते हैं कि हमारा है घाटी ढक्कन। ठीक है, अब ये घाटी ढक्कन जो होता है इसकी जो आकृति होती है, इसकी जो बनावट होती है पाइप नली की तरह होती है, या फिर नली के पाइप जो नहीं होता है कि ऐसे मतलब कि पाइप लगा रहता है, तो उस पाइप की तरह होती है जिसको जो कि सांस का सप्लाई फेफड़े तक करती है, या फिर कह लीजिए लंग्स तक करती है। और ये डायफ्राम होते हैं, मतलब कि ये देख रहे हो, ये साइड साइड से देखना अपना, तो ये इसमें क्या होता है, डायफ्राम होता है, या फिर कह सकते हैं फेफड़ा होता है। और इस फेफड़े में ही हमने लिखा हुआ है कि उपास्थियां 38 पाई जाती हैं। आई होप, मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज रिपीट करना वीडियोस को एंड देखना। आई होप, मुझे आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हमारा बोर्ड भर गया है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड लेकर। तब तक हमारे वीडियोस में बने रहना, और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड हम लेकर आ गए हैं, और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है या फिर क्या क्या देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने लिखा हुआ है श्वसन या फिर श्वसनिकाय। एक चीज देखना, जो मैंने श्वसनी लिखा है या फिर श्वसनिकाय लिखा है, ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है, बल्कि एक ही है। आपको पता होगा, आप हिंदी में पढ़ते हो सिंगुलर प्लूरल, या फिर सॉरी ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में आप लोग कहते हो एक वचन बहुवचन। वही मैंने सिर्फ श्वसनी का बहुवचन किया है श्वसनिकाय। ठीक है, ये होती क्या है, आप अपने बायोलॉजी के बुक में देखना, ऐसा चित्र दिया होगा। ये पूरे जो होते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं श्वसनी या फिर श्वसनिकाय। अब इनके बाद जब चित्र को देखोगे तो ये बगल में ऐसे मैंने कहा है, ये वाले इस वाले को जो कहते हैं बाहर से, उसको कहा जाता है कुपिका। अब कहोगे कि सर ये कुपिका क्या होता है, तो कुपिका का काम होता है गैस के विनिमय में मदद करना, अर्थात गैस को विनिमय में मदद करता है ये। अब विनिमय क्या होता है, मैंने बहुत जब आप अर्थशास्त्र के विकास चैप्टर को पढ़ोगे तो उसमें विनिमय पढ़ा है, आदान प्रदान करना ही विनिमय कहलाता है। अर्थात हमारे अंदर या फिर कह सकते हैं बाहर गैसों का ये क्या करता है, आदान प्रदान करता है। अब आता है लास्ट हमारा डायफ्राम। डायफ्राम का क्या होता है भैया, तो ये श्वसन मांसपेशियां होती है, मतलब श्वसन करने की एक कह सकते हैं मसल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पौधों में श्वसन। आगे पढ़ रहे थे हम लोग इंसान में श्वसन, या फिर मनुष्य में, या फिर कह सकते हैं जानवरों में श्वसन। अब देखेंगे भैया पौधों में श्वसन कैसे होता है। पौधों के पत्ते में पाए जाने वाले रंध्र को या फिर छिद्र के जैसे को रंध्र या फिर इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। ध्यान देना, मैंने स्टोमच नहीं स्टोमाटा कहा हुआ है। स्टोमाटा आपको पता होगा कि एक पत्ता होता है, हर पेड़ के पत्ते होते हैं, और उन पत्तों में एकदम इतना छोटा छोटा कह सकते हैं कि उसमें छिद्र होता है, जो कि हम लोग नेक्ड आई से देख नहीं पाते हैं। उसको देखा कैसे जा सकता है, माइक्रोस्कोप से। ठीक है, तो वो जो छोटा छोटा होता है छिद्र जो होता है, उसको या तो हिंदी में कहोगे कि रंध्र कहते हैं, या फिर इंग्लिश में कहोगे स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अब मैं जैसे लिखा हूं वैसे ही आप लोग भी छापते जाना। ठीक है, अब देखो रंध्र का काम क्या होता है, या फिर कह सकते हो कि स्टोमाटा का काम क्या होता है, तो उसका काम होता है गैसों का विनिमय करना, एंड सेकंड काम होता है वाष्पोत्सर्जन करना। लेकिन कहोगे सर आपने तो कह दिया कि गैसों का विनिमय करना, तो फिर ये वाष्पोत्सर्जन की बात कहां से आई, तो गैसियों को वाष्प में बदलना। लेकिन सुनो, कब बदलेगा, जब जैसे मान लो कि आपको पता होगा कि किसी पेड़ में पानी ज्यादा पड़ गया है, तो उसी को वो वाष्पोत्सर्जन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ, रंध्र का महत्व किस किस चीज में है भैया, तो पौधों के ताप के विनिमय में। ये जब ताप ज्यादा हो जाता है तो घटाता है, कम हो जाता है तो बढ़ाता है।
एंड सेकंड आता है अतिरिक्त जल के निष्कासन में। मैंने पहले ही कह दिया कि हो सकता है कि कोनो कोनो ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें के पानी ज्यादा पड़ गया हो, तो उसमें वो क्या करता है कि भैया उस पानी को क्या कर देता है, कम करता है, और उस वो किस विधि से करेगा, वो वाष्पोत्सर्जन की विधि से करता है। नेक्स्ट देखो, रंध्र का खुलना तथा बंद होना द्वार कोशिका पर निर्भर करता है। अब देखो क्या होता है कि आपका रंध्र मतलब आपका स्टोमाटा कभी खुलेगा, ओपन होगा, कभी बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा, फिर बंद होगा, फिर खुलेगा, फिर बंद होगा। लेकिन ये डिपेंड किस चीज पे करता है, तो ये डिपेंड करेगा द्वार कोशिका पे। अब कहोगे सर इनकी संख्या कितनी होती है, 2 संख्या होती है, किसकी, द्वार कोशिका की। अब द्वार कोशिका क्या है, वह रंध्रवा है, वह छिद्र है। जैसे मान लो ये छिद्र हो गया, तो ये जो छिद्र है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वार कोशिका कहते हैं। अब ई क्या करता है भैया, ई क्या करेगा कि कभी कभी खुल जाएगा, कभी बंद हो जाएगा, कभी खुल जाएगा, कभी बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसकी संख्या 2 है, और मैंने बता ही दिया, एक बार खुलना 1 हो गया, और एक बार बंद होना 2 हो गया। बस स्फीति जब होती है तो ये खुलता है, और संतलन जब होता है तो बंद हो जाता है। अब कहोगे सर स्फीति या संतलन क्या है, एक चीज देखो बाबू, जब देखते हो कि कोई चीज ऐसे एकदम टाइट है, तो उस टाइम में अगर पत्ते टाइट है तो उसका स्टोमाटा क्या होगा, खुल जाएगा। अब एक देखना, बॉडीज आपकी स्किन जो है टाइट रहेगी, तो क्या रहेगा, पूरा ये खिंचाव रहेगा मतलब स्किन का। लेकिन यही अगर नॉर्मल हो जाए, एकदम लूज हो जाए, तो ये क्या होता है, झूल जाता है। तो एक चीज बताओ, झूल जाने पे मतलब अच्छा रहेगा कि अच्छा रहेगा तब, तो भाई कहोगे अच्छा रहेगा तब। ठीक उसी तरीके से पत्ते जब तक अच्छे हैं तब तक वो खुला रहेगा, और जब मुरझा गए, गर्मी के टाइम में मुरझा जाते हैं, मुरझा गए तो आपका स्टोमाटा क्या होगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यही चीज तो मैंने कहा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मानव परिवहन तंत्र। और मानव परिवहन तंत्र से पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे रक्त, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कोई हो या ना हो, मैं लक्ष्य है कि आपके बोर्ड एग्जाम तक साथ में हो, ठीक है। अब चलिए, अब रक्त जो होता है यह एक ऊतक होता है। अब बड़ी प्रॉब्लम आ गई भैया कि आपने ऊतक क्या कह दिया, ये ऊतक कौन सी बला आ गई, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। नोट कर लेना, कहीं नोट करना होगा तो, कि जो कोशिका होती है भैया, अर्थात सेल्स के ग्रुप को, ध्यान देना, सेल के जो ग्रुप होते हैं इन्हीं को हम लोग टिश्यू कहते हैं, और इसी टिश्युआ को हिंदी में हम लोग ऊतक कह देते हैं, ठीक है। यानी कि सेल के जो ग्रुप होते हैं वही हमारे क्या कहलाएंगे, ऊतक कहलाएंगे, या फिर कह लो ऊतक के जगह पे हम लोग उसको टिश्यू भी कहते हैं। जितने सेल की, अब एक सिंगल सेल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कई सेलों की बात कर रहा हूँ, कई सेल यदि मिलते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कह देंगे, टिश्यू या फिर ऊतक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब आता है हमारा कि रक्त किस चीज का बना होता है, रक्त किस किस चीज का बना होता है। तो आपको बता दे, रक्त का प्रकार कई होते हैं, जैसे मैंने 3 होते हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये बनता किस किस चीज से है भैया, यूनिट किस चीज पे होता है, तो ये बना होता है प्लाज्मा से, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट से। अब देखो, प्लाज्मा जो होता है हमारे बॉडीज के पूरे ब्लड का 55% हिस्सा होता है। ध्यान देना, याद रखना, प्लाज्मा जो होता है 55% हमारे बॉडीज के ब्लड का हिस्सा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों मिलकर हमारे ब्लड के 45% हिस्सा होते हैं। अब थोड़ा डिटेल से जानो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कैप्सुलस होता है, या फिर कह सकते हो रेड ब्लड सेल होता है। हिंदी में इसी को कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। ध्यान देना, लाल रक्त कणिकाएं, हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि हिंदी में ही पढ़ा रहा था, इसलिए प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कैप्सुलस, ठीक है। और इसी का हिंदी होता है लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ जाओ, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर व्हाइट ब्लड कैप्सुलस, ठीक है। अब इसको हिंदी में कहते हैं सफेद रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं, ठीक है। एवं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स हिंदी का हो चाहे इंग्लिश, दोनों एक ही चीज है। तो ध्यान देना, प्लाज्मा अकेले ब्लड का 55% रहता है, और ये तीनों मिलकर कितना परसेंट होते हैं भैया, 45% होते हैं। अब देखो, रुधिर तथा इसके अवयव, यानी कि हम लोग डिफरेंस या फिर कह सकते हो इनमें देखेंगे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को, ठीक है, सॉरी डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी को, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले देखो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, या फिर हिंदी में कहे तो लाल रक्त कणिकाएं। सबसे पहला मैं कह दूं कि इसका जो कलर होता है रेड कलर का होता है। एवं व्हाइट ब्लड सेल अर्थात जो हमारा सफेद रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका जो कलर होता है रंगहीन होता है, या फिर कलर लेस होता है।
अब ये कलरलेस देखो क्यों होता है, कलरलेस का कारण क्या होता है, जो आरबीसी होता है इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन रहता है, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी रहता है इसमें हीमोग्लोबिन कोई भी नहीं करता है। यानी कि ध्यान देना, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा ब्लड लाल क्यों रहता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ध्यान देना, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। अब देखो आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित नहीं होगा, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक क्या होगा, उपस्थित बिल्कुल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन, जबकि जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 10 से 12 दिन होता है। जबकि एक चीज बता दूं, रोगों से लड़ने में डब्ल्यूबीसी की अहम भूमिका होती है। ठीक है, अब देखो लास्ट हमने लिखा हुआ है कि रक्त प्लेटलेट्स जो होता है रुधिर का थक्का जमाने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। अगर आपका ध्यान देना, रक्त प्लेटलेट्स होता है या फिर कह सकते हैं रक्त विषाणु होता है, इसकी कमी हो जाए तो आपका जल्दी खून रुकवे नहीं करेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, थक्का जम ही नहीं पाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्लीज अच्छे से समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी वीडियोस को लाइक कर देना, 2-4 लोगों को शेयर जरूर करना। साथ साथ में आपसे आज मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, जिन भी बच्चों को हैंड रिटन नोट्स या फिर पीडीएफ उसको चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। जिस नंबर का जो नंबर है 9801163593, उसको हिंदी मीडियम का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस पे व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज आप कांटेक्ट जरूर करिएगा जिसको भी बनाने में दिक्कत है। हाँ, एक और चीज, अगर आप अपने से बनाते हो तो बहुत बेहतर है, आपको बोर्ड में बहुत ही आसानी रहेगी, क्योंकि अपना लैंग्वेज उसमें लिखेंगे, अपने से समझकर लिखेंगे, तो प्लीज लिखने की कोशिश करिएगा। उतना ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि नोट्स पे मत जाइएगा, हाँ ये छापिएगा जरूर। ठीक है, लास्ट में एक और चीज, लास्टली हमारा एक और टॉपिक बचा हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि एक और वीडियोस लगेगा, और इस वीडियोस के बाद हमारा हो जाएगा ये जय प्रक्रम खल्लास। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दूसरा चीज एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।